हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बिहार टीचर बीपीएससी टीयर 2 क्लास 6 to 8 के लिए जो है साइंस के प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर कैसा होगा भी, ये 12 नंबर का होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, देखिए हमने इसकी पीडीएफ आपको 11 प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम में अपने डाल दिए हैं। देखिए इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिए हैं, और आप चाहे जेडी साइंस क्लासेस पर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम, तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, तो पूरा फुल है, मैथ भी है और साइंस भी है। ठीक है, तो आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, कहें कि ध्वनि की प्रबलता स्पेस में मापी जा सकती है। तो ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जा सकती है? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, डेसिबल में। तो ध्वनि की प्रबलता स्पेस मापी जा सकती है डेसिबल में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। ठीक, देखिए ध्वनि तरंगे क्या भी, ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। ठीक है, और इनकी जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक इनकी क्या होती है, रेंज होती है, जिस कारण से हम इन्हें क्या सुन सकते हैं। ठीक है, और जिन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंगे भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। और वायु में जो ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कहीं कहीं 330 भी लिखा रहता है। ठीक है, तो ये 334 भी मिलता है, ऑप्शन में ध्यान के लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक, तो ये कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है, ध्वनि तरंग है। देखिए अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं? वे तरंगें जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला देखते हैं, अगला कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो सही ऑप्शन देखिए, वैल्यू भी ध्यान देना है और आपको यूनिट भी इसकी ध्यान देकर लगाना है। ठीक है, यूनिट भी ध्यान देकर लगाना है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर राइट हो जाएगा। 6.6734 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, तो ये इक्वल टू न्यूटन ने बताया, क्या बताया? कैपिटल जी m1 m2 बाई, और क्या बताए थे? r1 स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर भूल जाएं इसकी मात्रा निकालने, यूनिट मात्रक, तो आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एफ आर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? के जी, क्योंकि एम का के जी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जी कैपिटल का मान हो जाएगा, तो यहाँ न्यूटन हो जाएगा, आर का मीटर स्क्वायर हो जाएगा अपान के जी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे आप निकाल लेंगे अगर यूनिट भूल रहे हैं तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करें कि 20 kg के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड -2। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है? सही कर लेना है। चलिए इसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो आपको हथौड़े का द्रव्यमान मतलब मास कितना दिया है? यम इक्वल टू दिया है भाई, यम इक्वल टू 20 kg है। ठीक है, 20 kg दिया है, और ऊंचाई एच क्या दिया है? 10 मीटर तक कह रहा है, ऊंचाई 10 मीटर तक ये दिया है। ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण भी आपको दिया है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है। तो आप जानते हैं इसको, जो हथौड़े की विभव ऊर्जा जो है, जो हो जाएगी किसके बाद? ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो इस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, तो यम जी एच होता है, यम जी एच होता है। ठीक, तो इसी में आप क्या करिए? रख दीजिए। तो यम का मान अभी अभी आपने 20 kg लिखा है, इंटू जी का मान 10 है। ठीक है, और एच का मान भी 10 है, एच का मान भी 10 है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2000 जूल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक, तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यानी कि रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा
तो ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रेफ्रिजरेटर किस पर काम करता है? ये वाष्पीकरण पर। ठीक, ये आप जानते हैं रेफ्रिजरेटर क्या है? घरेलू उपकरण है जिस जो है खाद्य पदार्थों आदि को ठंडा बनाए रखकर उनको जल्दी खराब होने से बचाता है, ये आप जानते हैं। और यह जो है इसमें जो देखिए एक तांबे की एक वाष्पित कुंडली में फ्रियान गैस भरी होती है। ठीक है, तो ये फ्रियान गैस इसमें भरी रहती है। ठीक है, तांबे की कुंडली होती है। तो ये पूछता है कि जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो ये फ्रियान गैस जो है भरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी नंबर सही हो जाएगा। यानी कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? देखिए इसकी प्रारंभिक और अंतिम दूरी के बीच को ही क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि उसको क्या होगा? जब कह रहे हैं यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई जब दूरी शून्य है तो विस्थापन ऑलरेडी शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं आप, तो विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु का विस्थापन वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? वस्तु का विस्थापन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। तो डब्ल्यू का वर्क इक्वल टू क्या होता है भाई? एफ इंटू डी। ठीक है, कार्य तभी होगा आप बल भर भी लगाइए लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो वहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, कार्य जीरो हो जाएगा। तो वर्क होने के लिए क्या हो जरूरी है? डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। ठीक है, बल भी आप एक दीवार पर खूब सारा बल लगाइए लेकिन वो हट नहीं रही है तो उस पर विस्थापन नहीं हो रहा तो आप कार्य क्या हो जाएगा? आपका जीरो माना जाएगा। और कूली वाला आप जानते हैं एग्जाम्पल, बैग लेकर खड़ा हुआ है, थका जा रहा है लेकिन उसने चला ही नहीं तो कोई कार्य नहीं किया। ठीक है, और ये भी आप जानते हैं कास वाला भी फार्मूला ध्यान रखिएगा, एफ डी इंटू कास थीटा होता है, कास थीटा। ठीक है, तो कास 90 जहाँ होगा वहाँ जीरो वर्क हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। करने अगला निम्नलिखित में से गलत कथन चुने। अब यहाँ पे आपको गलत कथन बताना है, कौन सा इसमें गलत है। ऑप्शन ए करें कि गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो ये आपका सही है। बी नंबर करें गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर अधिकतम होता है, बिल्कुल सही है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। सी कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण जी भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ये भी आपका सही है, ये भी सही है। डी नंबर कहेंगे यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है, ये गलत है, ज़्यादा होता है, गलत कह रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही गलत है, ऑप्शन नंबर डी ही गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए लिफ्ट में पिंड का भार किस पर डिपेंड करता है। जब लिफ्ट एक समान गति से चढ़ती है या उतरती है तो पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, भार में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेकंड पॉइंट है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो पिंड का भार बढ़ जाता है, जबकि त्वरित गति में नीचे उतरते समय पिंड का भार क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, नीचे उतरते समय यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट मुक्त अवस्था में नीचे गिरता है। ऐसी स्थिति में पिंड क्या हो जाता है? भारहीन हो जाता है, मतलब वो भारहीनता को प्रदर्शित करता है और पिंड का भार शून्य महसूस होता है। लेकिन देखिए द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान शून्य नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर जो है गलत कह रहे हैं, ऑप्शन। करें एक माध्यम में ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य कितनी है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज से और गति जो है 380 मीटर पर सेकंड है। चलिए, तो आप एक रिलेशन जानते हैं यहाँ पे v इक्वल टू क्या होता है? एन लिम्डा, एन लिम्डा। तो एन क्या है? आवृत्ति है, लिम्डा तरंग दैर्घ्य जिसे आप वेवलेंथ बोलते हैं, v जो है गति है, स्पीड है। ठीक है, तो इसी में आपको रखना है। तो हमको निकालना क्या है? यहाँ पे वेवलेंथ निकालना है। ठीक है, वेवलेंथ निकालना है, रख दीजिए। v का मान आपको 380 मीटर पर सेकंड दिया है और देखिए एन दिया है आपको 840 इंटू लिम्डा। ठीक है, अब इधर आप ले जाएंगे तो 380 बटे क्या हो जाएगा? 840 इक्वल टू लिम्डा, वेवलेंथ हो जाएगा। काट दीजिए, ये जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कट से 2 से काट दीजिए, 2 1 9 2 2 9 18 और ये हो जाएगा 2 चौको 8 2 2 4 42, तो 19 बटे क्या है? 42 इक्वल टू लिम्डा। ठीक है, तो काट अब इसका डिवाइड करेंगे तो लगभग कितने में आ जाएगा? इसका डिवाइडेशन करेंगे तो 0.45 मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो पहले 0 बार जाएगा, फिर डेसिमल लगाओगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 4 बार जाएगा, 4 5। ठीक है, चलिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला कहने की सोनार एक उदाहरण उपकरण है जो
स्पेस वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। बताइए भी, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो इस सोनार का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा। पानी के नीचे जो है वस्तुओं को खोजने में काम में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सोनार का आपका फुल फॉर्म पूछता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो याद रखिए कभी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। कहने कि इनमें से कौन सा प्रकाश प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा, प्रकाश का नीला रंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रकीर्णन को समझने की, जब सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण है, ठीक है, वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु में उपस्थित विभिन्न अणुओं, धूल एवं धुएं के कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन हो जाता है। और बैगनी एवं नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक व लाल रंग का सबसे कम होता है। ठीक है, तो यह भी पूछा जाता है प्रकीर्णन किस रंग का सबसे अधिक होता है? तो बैगनी एवं नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और जो है नीला और बैगनी प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है, और यही कारण है कि आकाश जो है नीला दिखाई देता है। करें, एक विद्युत परिपथ में यदि शक्ति, वोल्टेज और प्रतिरोध को क्रमशः पी, वी और आर द्वारा दर्शाया जाता है तो उनके बीच का सही संबंध कौन सा होगा? तो यहाँ आपको बताना है कौन सा सही संबंध होगा। तो ये क्या होता है? पी इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये सही संबंध हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कहने के निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो ये किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोसेफ प्रोविस्ट ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, तो इन्होंने बताया कि स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जोसेफ प्रोविस्ट ने किया था। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे यह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। तो इन्होंने ये बताया था। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? तो किसके द्वारा खोजा गया था? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। इन्होंने देखा कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान परमाणु के एक छोटे हिस्से में विद्यमान रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा बताया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाएगा। करें कि बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध की संख्या कितनी होती है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। तो बेंजीन में जो है 12 सिग्मा और 3 पाई आबंध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए बेंजीन ये जो है रंगहीन मीठी गंध वाला एक क्या अत्यंत ज्वलनशील द्रव है, और इसका सूत्र क्या होता है? C6H6। ठीक है, H6 इसका संरचना सूत्र आप जानते हैं। ठीक है, क्या होता है? ऐसे बनता है। ठीक है, डबल बॉन्ड। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? तो यहाँ आपको बताना है कौन सा इसमें क्षारीय विलयन नहीं है। सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारीय विलयन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय विलयन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय विलयन। लेकिन ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है यह जो है क्षारीय विलयन नहीं है। क्षारीय विलयन नहीं है, यह जो है ये क्या है? एम्फोटिक होता है, अर्थात जिसमें जो है अम्ल और क्षार दोनों गुण होते हैं। क्या होता है? ये एक एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, ये होता है एम्फोटेरिक।
टेरिक होता है। इसका मतलब होता है कि ये अम्ल और क्षार दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्षारीय विलयन जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं है। करें कि आवर्त सारणी पर मौजूद पहला तत्व कौन सा है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइड्रोजन। आवर्त सारणी पर मौजूद पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 होता है। ये पहले आवर्त और पहले वर्ग में जो है ये रखा गया है और इसे आवारा तत्व भी कहते हैं और इस या जो है भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन को कहा जाता है, ठीक है। तो आवर्त सारणी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये मेंडलीव ने किया था, ठीक। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? परमाणु भार पर। और आधुनिक आवर्त सारणी मोजले के किस पे आधारित है? ये आपके परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अभी तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, ठीक है। यानी कि इनमें से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में 78% हिस्से का गठन करती है और कई जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का हिस्सा भी है? तो आप जानते हैं आसान क्वेश्चन भी, सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर नाइट्रोजन, ठीक है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं कि वायुमंडल में जो 78% आपकी कौन पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस। और 21% एवं क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तक। और आर्गन जो है 0.9% और अदर अन्य गैसें हैं, ठीक है। तो वायु जो है एक मिश्रण है, ठीक है। देखिए फ्लोरीन इनमें से किसका अपरूप है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन का, ठीक है। तो फ्लोरीन जो है कार्बन का एक अपरूप है। यह जो है कार्बन के इस जटिल रूप से कार्बन परमाणु के दूसरे से षटफलाकार या पंचभुजाकार रूप में जुड़कर एक पिंजरानुमा संरचना बनाते हैं। और इसकी खोज जो है 1985 ईस्वी में जो है इसके 3 वैज्ञानिकों ने खोज किया था। पहले थे H.W. क्रोटो, दूसरे थे R.I. इस्माइले और तीसरे थे R.F. कार्ल ने फ्लोरीन की खोज की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला देखते हैं। कह रहे कि दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, क्यों मिलाता है? इसका क्या कारण है? तो किस कारण से? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए जो है दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा मिलाता है, ठीक। तो बेकिंग सोडा का आपसे फार्मूला पूछता है, ठीक है। और रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसका जो है फार्मूला का NaHCO3 होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका IPSC नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है, ठीक है। देखिए इसका उपयोग जो कीड़े मकोड़ों को मारने में भी प्रयोग किया जाता है और दूध वाला तो आप ताकि, ठीक है। तो इसे जो है सही ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा। देखिए दूध में अम्लीकरण रोकने के लिए इसलिए मिलाया जाता है ताकि दूध क्या हो जाए? दूध जो है फटने से बचाया जा सके दूध को, ठीक है। आगे देखते हैं। कहते इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा सोने को शुद्ध करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक्वा रेजिया, ठीक है। तो एक्वा रेजिया में जो है 3 भाग जो है HCl होता है, HCl ये पूछा जा गया है अभी प्रश्न। और कौन होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है 1 भाग, यानी HO3। कहने का मतलब 3 चम्मच अगर HCl ले रहे हो तो 1 चम्मच आपको क्या लेना है? नाइट्रिक अम्ल लेना है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल लेना है। तो ये आपका 3:1 में मिश्रण है एक्वा रेजिया, जिसे अम्लराज भी कहते हैं क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। तो शुद्ध करने के लिए सोने को एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ अगर ज़्यादा इसका यूज कर लिया, जैसे चांदी वांदी आप धुलवा रहे हैं गाँव में आते हैं ना, तो इसमें क्या होती है? चांदी काफ़ी कट कर उसमें मिल जाती है और ले जाके धुलने वाले अपना फिर से इसका शुद्ध निकाल लेते हैं, उनको काफ़ी फायदा होता है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा धुलाना नहीं चाहिए, वरना आपकी चांदी क्या हो जाएगी? हल्की हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है? सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट। इथाइनोइक अम्ल होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? एथेनोइक एसिड भी होता है कहते हैं, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या है? C2H3COOH, ठीक है। ठीक है। और जो है सिरका मुख्यतः किसका है? एसिटिक अम्ल का तन विलयन होता है। किसका? एसिटिक
अम्ल का तनु विलयन होता है। यहाँ पर जैविक अम्ल आपको बताना है, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। यानी कि बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा कहें पित्त लवण, आंतरस या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या अग्नाशयी रस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पित्त लवण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। जो पित्त जो है पाचन में क्या करता है, सहायता करता है, या जो है वसा को वसीय अम्लों में विघटित करता है, ठीक है, जिसे बाद में यह पाचन तंत्र द्वारा शरीर में ले जाया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए पित्त रस का आपको पीएच वैल्यू भी पूछता है, ये 7 से लेके आपको 8.5 के बीच होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है। तो आपको आहार नाल का हिस्सा नहीं, देखिए आहार नाल का कुल कितने हिस्से हैं, भागों में बांटा गया है 5। कितने होते हैं 5। तो कौन कौन से हैं, तो एक मुख है, क्या मुख है, दूसरा क्या है ग्रसनी है, तीसरा क्या है ग्रास नली है, ग्रास नली है, चौथा क्या है अमाशय, अमाशय, और पांचवा आद्र, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इसमें से देखिए कौन सा नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे श्वसन नली नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे ठीक, तो ये अमाशय होगा, यहाँ गलती हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे सी नंबर जो है सही हो जाएगा, ठीक। तो श्वसन नली जो है यह जो है आहार नाल का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है राइट हो जाएगा। तो 5 हिस्से आप याद रखिएगा, मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय और आंत्र, ठीक है। और जो मनुष्य की जो है आहार नाल कितनी लंबी होती है, 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है, ठीक है। यानी कि मानव हृदय में फुफ्फुसी सिरा से जुड़ी होती है। तो फुफ्फुस सिरा किससे जुड़ी होती है, राइट आंसर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा बाएं आलिंद से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो मानव हृदय में एक क्या है 4 कक्षीय पेशी अंग है, जिसका आकार बंद मुट्ठी की भांति होता है। इसमें जो है 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, ठीक है। तो हृदय का काम क्या है, पूरे शरीर में रक्त का निरंतर प्रवाह को बनाए रखना है, और जो है कोशिकाओं और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों का संचार भी करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपके यहाँ। यानी कि इनमें से कौन सा आंत से बचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन करता है, तो कौन करता है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ राइट हो जाएगा, क्या सी नंबर सही हो जाएगा, लसिका करता है, ठीक है, लसिका करता है। अगला कहने कि हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। तो इसमें कौन सी धातु मौजूद होती है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर राइट हो जाएगा, लोहा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में जो है क्या कौन सी धातु मौजूद होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, लोहा, ठीक। तो देखिए सामान्य व्यक्ति के रक्त में जो है हीमोग्लोबिन की जो औसत मात्रा होती है 15 ग्राम से या 100 ml होता है, ठीक है। कहने कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया स्पेस कहलाती है। तो क्या कहलाती है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीमोडायलिसिस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। तो कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट हटाने की प्रक्रिया हीमोडायलिसिस कहलाती है। यूरिया और अन्य अपशिष्ट पदार्थ जो है पोटेशियम और सल्फेट डायलिसिस समाधान से वितरित हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखिए अगला कहने की मानव मस्तिष्क कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। तो कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट हो जाएगा, सेरिब्रम, ठीक है। तो सेरिब्रम जो है हिस्सा जो है बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है मुख्य कार्य होता है शरीर को संतुलन बनाए रखना या शरीर के ऐच्छिक पेशियों को संकुचन पर नियंत्रण करना
इसका सेरिब्रम का मुख्य कार्य है। ठीक है, कहने कि मनुष्यों में बौनेपन के लिए, बौनेपन देखिए, के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो कौन सी हार्मोन जो है मनुष्यों के बौनेपन होने का कारण है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा बी नंबर, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा बी नंबर। पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? तो किस अंग को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंठ या टेटुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, गले के नीचे होता है। ठीक है, करें कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो कौन सी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो है रक्त को स्राव से रोकता है। ठीक है, बहने से। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ जैसे विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन डी की रिकेट्स, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए के रतौंधी। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी होना। ठीक है, और बी सी जो है आपकी विटामिन सी में घुलनशील है। ठीक है, और डी ए के ई जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला है, करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सी बीमारी जो है जीवाणुओं के कारण होती है। राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंथ्रैक्स जो है बीमारी जो है जीवाणुओं के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए, जैसे हैजा रेबीज नामक विषाणु से होता है क्षय रोग। ठीक है, और देखिए जीवाणु द्वारा होने वाले कुछ बीमारी हैं, जैसे एंथ्रैक्स हो गया, हैजा, क्षय रोग, काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, टाइफाइड, ये जीवाणुओं द्वारा होता है। और विषाणुओं द्वारा होने वाली बीमारी है बड़ी माता, रेबीज, एड्स, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा और पोलियो। देखिए पोलियो विषाणु द्वारा होता है, बहुत बार पूछा गया परीक्षा में। चलिए आगे देखते हैं। यानी कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रंग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? तो किसके कारण है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एबोला बुखार के लिए। ठीक है, तो चमगादड़ तथा बंदर एबोला बुखार के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक होते हैं। ठीक है, एबोला वायरस जनित अत्यंत क्या होते हैं? घातक एवं संक्रामक रोग है, जिससे पीड़ित रोगी को अत्यंत तीव्र ज्वर आता है और खून की क्या होने लगती है? उल्टी होने लगती है। ठीक है, कहने की पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। ठीक है, अगला है, जानवरों के किस फाइलम को फ्लैट वार्म भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लेटी हेल्मिनथीज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इनका जो है, इनके बारे में कुछ है प्रमुख लक्षण है, जैसे इनका शरीर जो है त्रिस्तरीय होता है, परंतु देह गुहा नहीं पाई जाती है, और जो है पृष्ठ आधार तल से चपटा शरीर होने के कारण इन्हें फ्लैट वार्म भी कहा जाता है। इनमें पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है एवं उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, और ये उभय लिंगी होते हैं। ठीक है, जैसे प्लेनेरिया, लीवर, फ्लूक, फीता कृमि, तो ये इसके उदाहरण है। कहने कि मच्छरों के दिल में स्पेस होते हैं, क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा, तो मच्छरों के दिल में क्या होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। सॉरी, यहाँ मगरमच्छ है। ठीक है, क्या भी? मगरमच्छों के दिल में। ठीक है, सॉरी, तो मगरमच्छों के दिल में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। श्वसन जो है इनके फेफड़ों द्वारा होता है, और मगरमच्छ जो है रेप्टिलिया वर्ग के आते हैं। किसके भी? ये आप पूछेंगे, रेप्टिलिया वर्ग के ये के अंतर्गत मगरमच्छ आते हैं। ठीक है, कहने के निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा सी नंबर, ईस्ट जो है मुकुलन द्वारा जनन करते हैं। ठीक है, तो मुकुलन क्या है, जिनमें जनक जीवों में एक उभार नुमा संरचना होती है जिसे मुकुलन कहते हैं, या जो अलग होकर अपने जनक के समान ही वृद्धि करती हैं जिसे मुकुलन कहते हैं। और ये जो है अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आते हैं, जैसे ईस्ट हो गया, हाइड्रा भी। ठीक है, हाइड्रा भी मुकुलन द्वारा जनन करता है। ठीक है, तो हाइड्रा और ईस्ट याद रखिएगा एग्जाम्पल। करें, एफेड़ा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो किसके अंतर्गत किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनावृत बीजी के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो जो है एफेड़ा जो है से इफेड्रिन नामक औषधि बनाई जाती है जिसका उपयोग जो है खांसी एवं दवा के इलाज में किया जाता है। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहने की ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस किस पौधे का वनस्पति का नाम है? तो किसका भी राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरसों का। ठीक है, सरसों का वैज्ञानिक नाम है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, गेहूं समान गेहूं का वनस्पति का नाम क्या है? ट्रेटिकम्स एस्टिवस है। ठीक है, मक्का का जिया मेज है। अगला देखते हैं, कहने के निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र दल और बाह्य दल का क्या होता है? क्या होता है इनका? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर राइट हो जाएगा। बाह्य दल के अलावा वे झड़ जाते हैं जो कुछ पौधों में अस्थायी हो सकता है। देखिए लास्ट प्रश्न है, कहने के निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद है? श्वसन के अंतिम उत्पाद है तो कौन है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, और ऊर्जा। ठीक है, और ऊर्जा देखिए इसका C6H12O6 प्लस 6O2, जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके प्रैक्टिस सेट पूरे होते हैं। देखिए 12 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया है, तो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी भी? ये टेलीग्राम पे। ठीक है, तो नीचे लिंक दे देंगे और इसमें जो है JD साइंस क्लासेस पर से आप टेलीग्राम पर सर्च करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।